हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, मेडिकल डिवीज़न रेजोनेंस कोटा से। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर और टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट से क्या है, बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता। कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक चैप्टर है जिसका यूज मोस्टली चैप्टर्स में होता है। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो बेसिक सा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ये सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है मोल। ठीक है, तो इसको देखिए आप, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अगर आपको टर्म्स पता है, आपको मान लो टर्म्स आपको पता है कि इस टर्म का मतलब ये होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट में कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सॉरी, ओके, हेयर वी स्टार्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, मोल से रिलेटेड। ठीक है, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है किसी के रिलेटिव में। तो मास से रिलेटेड हमें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। क्या होता है क्वेश्चन में, क्या होता है कई बार बस मास से रिलेटेड टर्म्स होती है, उन्हीं को आपको क्या करता है, घुमा के देता है, और उसी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, मोल में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा एटॉमिक मास। हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो, आपसे मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, आपसे मैं पूछूं मास नंबर, मास नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मास नंबर क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, जरा सोचो। कि मास नंबर पूछ रहे हैं तो सिंपल, कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम है, मान लो कोई भी एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अगर हम सबको कंबाइन कर दे, ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ एटॉमिक मास नहीं, ऐसा नहीं होता। एटॉमिक मास इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मास नंबर में आप क्या करते हो, सिंपल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो। ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, हमारे पास किसी भी टर्म का, किसी भी एटम्स का क्या आ गया, मास नंबर आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ, इन दोनों का मास क्या होता है बेटा, इक्वल। ठीक है, इन दोनों का मास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, मैंने लिखा 9.1 इंटू 10⁻, कई बार ये केजी में लिखा होता है -31 kg। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो देखो, हम क्या करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, यस और नो। जब इन सभी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड कर रहेंगे तो क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा हमारे पास। और अगर मास नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, किसी भी एटम्स का, तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एटॉमिक मास एक अलग टर्म है। ठीक है, आपको अभी एक मास नंबर सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, कितने का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यस और नो। इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखोगे। कैसे, देखो, यहाँ पे 10⁻⁻24 और यहाँ पे 10⁻⁻28। तो होता क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन कितना बेटा, 1840 टाइम्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1840 टाइम्स, इतना टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब इतना ज़्यादा बड़ा टर्म है, देखो सोच के देखो आप, कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इससे कितने ज़्यादा बड़े हैं, 1840 टाइम्स ज़्यादा बड़े। अब एक बात तो, एक तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है, ओके, एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू के अंदर हम छोटी वैल्यू कई बार ना ऐड करें तो भी काम चल जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट।
क्या कर देते हैं बेटा, नेगलेक्ट कर देते हैं। मान लो इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, ओके, अब इसको मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट। फिर से देखो, इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट। अब बताओ मास नंबर में हमने क्या क्या ऐड किया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड किया सिर्फ और सिर्फ। तो एक्चुअली में मास नंबर हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास इससे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है वो ध्यान से देखना, ठीक है। मास नंबर हम जब भी निकाल ले, मास ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मास ऑफ न्यूट्रॉन का ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कोई पूछ ले तो बेसिक डेफिनेशन तो यही आएगी, तीनों को हम ऐड कर दें, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, बहुत छोटी टर्म है इसलिए हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हम आगे देखो, इसे आगे सॉरी, ठीक है, चलो एक बार मैं क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखो, एटॉमिक हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो हमने मास नंबर पता लगा लिया, क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। अब एटॉमिक मास क्या है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अपने जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। एटॉमिक का मतलब एटम, और मास का मतलब, ठीक है, आपको पता ही है, वेट, और केमिस्ट्री में ग्रेविटेशनल फोर्स यूज नहीं करते तो मोस्टली मास ही लिखा आता है, ठीक है। अब क्या पूछा है, एटम, बीच में मैं लगा देता हूँ, देखो किसी एक एटम का मास, वन एटम का मास, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। अब ये बात दिक्कत ये है कि इसको निकालेंगे कैसे सर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसको सर निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब आप देखो, सब किसी न कहीं से किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या था, जब स्टार्टिंग की तो आज से बहुत साल पहले की बात है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे हमारे पास ये सभी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। और उसके बाद भी हमने क्या किया, या सॉरी हमने नहीं, मतलब उन पुराने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, उन कैलकुलेशन से या कुछ कैलकुलेशन करके इनका एटॉमिक मास नंबर निकालने की कोशिश की। अब कोशिश की तो भैया वो कोशिश हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए आगे इन फ्यूचर, लेकिन उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने क्या ट्राई किया, देखो अब सपोज करो मैं आपसे कुछ चीज़ बोलता हूँ कि आपको दुकान में जाना है या कहीं पे जाना है और आपको कुछ चीज़ लेके आनी, मैं बोलता हूँ आपको चीनी लेके आनी, ठीक है, मैं बोलूँ आपको 2 किलो चीनी लेके आनी, आप क्या करोगे, दुकानदार के पास जाओगे, उसको बोलोगे 2 किलो चीनी दे दो, वो आपको दे देगा। कैसे, एक वो होता है आपके पास, ठीक है, वेइंग मशीन, उस वेइंग मशीन पे रख के दे देगा, ठीक है, इसके ऊपर मान लो ये चीनी है, इसके अंदर रख के दे दिया आपको। अब देखो क्या इस वेइंग मशीन में आजकल आ रही है क्या, सिस्टमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा इससे पहले क्या आता था, कुछ ऐसे डिजाइन वाला आता था एक, जिसको बोलते हैं तराजू, एक साइड यहाँ रख देते हैं, एक साइड यहाँ रख देते हैं, तो हमारी वेइंग मशीन हो जाती थी पहले, ठीक है। अब उसने क्या डिसाइड करा, ध्यान से देखो, उसने क्या किया कि एक साइड वेट रखा, क्या रखा बेटा, वेट 1 kg, अगर 1 kg है तो 1 kg कितना रखा, 2 रखे, 1 kg, और अगर 2 kg का एक ही है तो 2 kg का सिर्फ एक रखा, ठीक है। तो ये कैसे, देखो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था मास क्या होता है, तो हमने क्या करा, कोई एक चीज़ ले ली, कोई भी एक फर्दर कोई भी चीज़ मान सकते हो आप, ठीक है, कोई एक चीज़ ले ली मान लो, ठीक है, हमने ले ली, उसको यूज किया और हमें पता चला भैया इसका इतना मास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर लेते हैं एक बार, देखो मैं एक ये चीज़ ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, ये मैंने कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, और इस बॉक्स का मुझे नहीं पता क्या वेट है, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, बॉक्स, सिंपल बॉक्स, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बॉक्स का क्या मास है, ठीक है, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस बॉक्स का क्या मास है। अब हम क्या करें, मान लो किसी चीज़ का हमें मास नंबर निकालना है, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है, तो ठीक है हम निकालने की ट्राई करते हैं। मान लो मुझे एटॉमिक मास निकालना है, किसका, सॉरी मास नहीं, मुझे किसी का मास निकालना है, मान लो मेरा मास निकाल, मैं क्या करूँगा कि एक तरह का तराजू है, ठीक है, इसके अंदर इस साइड क्या रखूँगा, बॉक्स, ठीक है, और इस साइड मान लो मैं, ठीक है, मैं शायद दिखता नहीं हूँ मैं ऐसा, लेकिन चलेगा एक बार, ठीक है, डायग्राम अच्छे नहीं है, साइंस के टीचर को क्या है, आर्ट थोड़ी आती है, ठीक है। देखो मैं मान लो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे हमने बॉक्स पे बॉक्स ऐड किए,
कि ये किए, मान लो एक टाइम ऐसा आ गया अप्रोक्स मेरा वेट होगा 65 या 60 kg, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 65 बॉक्स आ गए। कितने बॉक्स? 65 बॉक्स। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैं यहाँ पे बैठा, यहाँ पे 65 बॉक्स रखे और दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए, ठीक है। अब दोनों, अब आपसे मैं पूछूं कि मेरा वेट कितना है या मेरा मास कितना, आप क्या बताओगे? कि 65 बॉक्स जितना। यस और नो, है ना? बिल्कुल सही बात है, यस, ऐसे ही बोलोगे कि 65 बॉक्स हैं। मान लो इसी की जगह मैं कुछ और रख देता हूँ, ठीक है, मान लो कुछ और रख दिया, कुछ भी रख दिया, ये कीबोर्ड रख दिया हमने, हमारे पास जो चीज़ें हैं, चेयर रख दी, ठीक है। अब चेयर के लिए मान लो हमारे पास हो गए 3 बॉक्स यूज, कीबोर्ड के लिए हो गए 2 बॉक्स यूज। यस और नो? अब देखो हम हर जगह क्या लिखते आ रहे हैं? बॉक्स 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 लिखते आ रहे हैं, ठीक है। इसको अब मान लो मैं इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट दे देता हूँ, एक स्टैंडर्ड नेम दे देता हूँ, भाई जहाँ भी यूज करो आप वही नेम यूज करना। मैं इसको क्या नाम यूज देता हूँ? इस बॉक्स की जगह इस बॉक्स को मैं बोल देता हूँ kg। क्या बोल देता हूँ बेटा? kg। अब देखो, अब आप क्या बताओगे? मेरा मास कितना, या सॉरी मेरा वेट कितना? 65 kg। चेयर का इसकी जगह क्या कर दोगे आप? kg। और इसकी जगह भी क्या लिख दोगे आप? इस बॉक्स को हमने kg मान लिया। देखो हो गया ना, हमने पहले किसी चीज़ को हमने मान लिया, ठीक है, उसके रेफरेंस में निकाला, अब उस चीज़ को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो हम जब भी कोई स्टैंडर्ड यूनिट करते हैं तो उसको कितना मानते हैं? 1। और 1 ही क्यों मानते हैं? 1 के लिए क्यों रेस्पेक्ट? मान लो ये 65 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 65 बॉक्स रखे थे। कितने बॉक्स रखे थे ऐसे? 65 बॉक्स। अगर मान लो एक बॉक्स को मैं एक ही मानता हूँ, इसको मैं कितना मान लूँ? 1.5 मान लूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 65 एक बॉक्स में कितने? 1.5 टाइम्स। देखो कैलकुलेशन क्या हो जाती है ऊपर नीचे। हम स्टैंडर्ड हमेशा 1 लेते हैं ताकि ये जो नंबर है इसमें कभी चेंज ना हो, ये इतना ही आए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हम किसके साथ करेंगे? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड लिया। तो साइंटिस्ट ने क्या लिया कि 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू C12 एटम, यानी कि कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप होते हैं, तो कार्बन 12 लिया, ठीक है, और इसका कितना? 1 डिवाइडेड बाई 12। इसी को इन्होंने क्या लिया? इस बॉक्स की जगह लिया। किसकी जगह बेटा? इस बॉक्स की जगह। अब आप इस बॉक्स की जगह इसको रखते जाओ। मान लो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 12 इंटू C12 एटम, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ किसने किया? साइंटिस्ट ने, ठीक है। ओके, एक स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब साइंटिस्ट ने ऐसा किया, उन्होंने क्या करा कि C12 कार्बन एटम को मान लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इसको एक रेफरेंस माना, उस बॉक्स की जगह मान लो हम इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। हो गया? ओके। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मास आपको पता है, कैसे मास नंबर किसी का निकालते हैं? मान लो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना ऑक्सीजन का? 16। ऐड कर दिया हमने। अब हमें यूनिट चाहिए थी, तो क्या लिखा? अब एक एटम का निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या लिखेंगे? 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। बताओ सोडियम का क्या हो जाएगा? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? हाँ सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। सोडियम का क्या हो जाएगा? 23 होता है इंटू सेम एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ तक किसी को डाउट बोलो? हमने क्या करा कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप था, एक कार्बन 12, उसको हमने ले लिया पर्टिकुलर, ठीक है, ले लिया। ओके, अब हमने क्या किया कि ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते गए, सोडियम के लिए भी और किसके लिए बेटा? नाइट्रोजन के लिए। ऐसे तो किसी के लिए भी आप ऐसे निकालते। अब हम बार बार देखो इस टर्म को यूज करते जा रहे थे, हम बार बार इस चीज़ को यूज करते जा रहे थे, ठीक है। अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के बेटा दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, हाथ पैरों का इस्तेमाल कम करते हैं। किससे? दिमाग से। तो इन्होंने इस यूनिट को क्या किया? एक नाम दे दिया, इसको हम एक स्टैंडर्ड नेम दे देते हैं, ठीक है।
इसको कुछ ना कुछ नाम दे दिया, चलो मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ इसको एक नाम दे दिया। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ नाइट्रोजन की 14 टाइम्स ऑफ दिस यूनिट। अगर आपसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछ ले, जो कि पूछते नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप है ना इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो क्या, इस यूनिट का कितने टाइम्स, 14 टाइम्स क्या है नाइट्रोजन का मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा कि दैट कैलकुलेटिव पोर्शन या दैट कैलकुलेटिव मास विच इज मल्टीपल ऑफ AMU, यानी कि इसको हम एक एटॉमिक मास की यूनिट को लिखेंगे AMU, ठीक है। आगे बताते हैं, तो बस जस्ट नंबर ऑफ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, वही उसका क्या होता है एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, सोडियम का कितना टाइम्स हो जाएगा 23, वेरी गुड। नाइट्रोजन का 14, यस शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अब देखो सभी को पता लग गया इतना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करते हैं हम देखते हैं, एक काम करते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम सीटेबल, किसी को नहीं पता था कितना होगा, नो वन नोज, ठीक है। फिर एक स्पेक्ट्रोमीटर आता है, क्या आता है, एक स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस स्पेक्ट्रोमीटर का क्या करा, यूज करा भैया साइंटिस्ट लोगों ने, और यूज करके एक कार्बन एटम का क्या निकाला, मास, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास आया मान लो 1 पॉइंट, मान लो क्या इतना ही आया, मानने वाली बात बार बार आ रही है, साइंस के स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। देखो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये किसका मास आया, एक कार्बन एटम का, एक C12 का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसमें, तो क्या रखेंगे 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, लिख दिया। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, क्या आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अप्रोक्सीमेट कितने, अप्रोक्सीमेट यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के एग्जैक्टली इक्वल। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे हम, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये आया ना, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा 14 इंटू 1.66 इंटू साथ साथ बोलो 10⁻⁻23 ग्राम, वेरी गुड। ये देखो हमने क्या निकाला, एटॉमिक मास किसका, नाइट्रोजन का, सभी का निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू दिस, सोडियम का कितना आ जाएगा 23 इंटू दिस, नाइट्रोजन का कितना 14 इंटू दिस, किसी का भी निकालो। हाइड्रोजन का 1 इंटू एक से, हाइड्रोजन का एक होता है ना, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर, यानी कि किसी भी एटम्स के मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, एटॉमिक मास, ठीक है। समझ आया इतना, अरे यस और नो तो बोलो भाई, ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं हम, ठीक है, स्लाइड होगी ठीक। अब देखो इतना हो गया हमारे पास, तो हमने क्या किया कि 1/12 इंटू C12 एटम है, मास ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका मास निकाला 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और इसी को हम यूज कर रहे थे। अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अब देखो बार बार यही टर्म बार यूज करें, अब इसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दूं, मैं लिख देता हूं इसको AMU, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास, आगे यूनिट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, इतने वेट को एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया। अब बताओ किसी का भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है, फिर से बताओ आप एक बार फिर से, सल्फर का बताओ, एटॉमिक लिखोगे मास ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा भाई, सल्फर की मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 32, ठीक है। इनटू में क्या करोगे इस टर्म को, और इसकी जगह क्या लिख दोगे आप AMU, यानी कि 32 AM, समझे। तो एटॉमिक मास को जब भी आप निकालते हो तो उसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, AMU, हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देखो इसके नाम से ही पता चला, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का मास जब भी आप निकालोगे किस में निकालोगे, AMU में।
एक एटम का वेन एवर यू टेक मास किसमें बेटा, AMU में। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया। अब मैं, अच्छा आपने एक चीज़ बताओ पहले, इसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव से पहले आप ये बताओ, किसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं किसी के साथ, मान लो किसका एटॉमिक मास है, सल्फर का, बिल्कुल है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको मैं किसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ, किसके साथ रिलेट करूँ भाई, किसी और के साथ तो क्यों रिलेट करना, किसी एटॉमिक मास के साथ और किसी एटॉमिक मास के साथ रिलेट कर, मान लो किसी के साथ भी रिलेट कर दो, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के साथ भी रिलेट कर दो। तो रिलेट करने का क्या मतलब होता है बताओ जरा। ठीक है, मतलब कि सल्फर का मास और किसी के रिलेट में पूछ ले कि हाइड्रोजन के रिलेट, ऑक्सीजन के रिलेट या फिर नाइट्रोजन के रिलेट। ठीक है, चलो इसके पहले एक और एग्जांपल देखो आप। ठीक है, मान लो सपोज करो आप कहीं चले गए और कहीं पे कुछ कोई सामान मिल रहा है या कुछ वेट रखा है आपके पास, मान लो कि 10 kg। ठीक है, मास है, मास ऑफ ए। ठीक है, और 5 kg भी एक, वो है मास ऑफ बी। यहाँ तक देखो 10 kg मास ऑफ ए और 5 kg मास ऑफ बी। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं कि मास ऑफ ए रिलेट टू मास ऑफ बी, ये आपको बताना। देखो पढ़ो, ए का मास बताना है किसके रिलेट में, बी के रिलेट में। ठीक है, किसका बताना है, ए का। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो बी का मास, सॉरी ए का मास 10 kg, और जिसके रिलेट में निकालनी होती है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी कि 5 kg। ठीक है, बचपन में 5th क्लास की बुक में आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो kg से kg कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 2। देखो kg से kg कैंसिल होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, kg से kg कैंसिल हो गया तो क्या यहाँ पे यूनिट आएगी, नहीं, कोई यूनिट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। यानी कि जब कभी भी हम रिलेटिव की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल। अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, आपके दिमाग में पहले छोटी, रिलेटिव का मतलब किसी के रिलेट में निकाल रहे हो। और हमेशा देखो अगर आपको नहीं दिया हो तो एक अलग चीज़ है, यूनिट लेस हो जाएगा, सिंपल। अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट अभी बात करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन रिलेटिव का मतलब आते ही सीधा आप समझ जाओ, रिलेटिव का मतलब किसी के रिलेट में निकालेंगे, रिलेट में निकालेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लेस। ऊपर से यूनिट और नीचे यूनिट, दोनों यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। ठीक है, और अब बात करेंगे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, तो आपको उसका मास रख देना। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट। ठीक है, किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए आप क्या करते हो, क्या बोला, रिलेटिव, जिसका निकालना है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर। ओके, ठीक है, और जिसके रिलेट में निकाल रहे हैं वो कहाँ पे, नीचे। मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में निकालना आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटम का बताना और किसके, हाइड्रोजन। अब देखो अब क्या करोगे, सबसे पहले कि भैया हमें तो बताना है ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन एटम का ऊपर रखो, कितना रखोगे, 16। एक एटम का बात करें तो किसका, AMU में, एक एटम मतलब AMU। ठीक है, किसके रिलेट में निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का कितना, 1 यानी कि क्या, AMU। अब AMU से AMU क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 16, यूनिट लेस। ठीक है, ये हो गया यूनिट लेस। अब देखो आगे बात करते हैं, अगर यही मैं क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लेता और हाइड्रोजन की जगह मैं क्या रख देता, ये बताओ। मान लो मैं हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन रख देता हूँ, किसके रिलेट में, सॉरी नाइट्रोजन की रिलेट में, ये लो जी नाइट्रोजन एटम रख। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी, रिलेटिव मास ऑफ, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन एटम का, किसके रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजन। तो आप क्या करोगे, वही सिंपल फंडा, ऊपर किसका, ऑक्सीजन का, बिल्कुल सही, नीचे किसका, हाँ अब की बार किसका मास, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का मास कितना होगा बताओ जरा, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, 14। वेरी गुड, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ जरा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 8, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 7, क्या लिखेंगे,
8 डिवाइडेड बाई 7। ये भी क्या होगा, यूनिटलेस, यानी कि किसी की रेस्पेक्ट में भी पूछें। अब देखो हम AMU की बात कर रहे थे, तो हमसे जो रिलेटिव पूछेगा किसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, AMU के रेस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। जब भी किसी का पूछा जाएगा तो क्या होगा कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, जिसमें एटम का फाइंड आउट करना उसका ऊपर, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में बात करें हम, कार्बन की, यानी कि 1 AMU के, ठीक है, मास ऑफ सूटेबल एटम। और ये किसके इक्वल होता है, 1 AMU के इक्वल होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, जिसका भी निकालना हमें, किसके रिलेट में, 1 डिवाइडेड बाई 2। जब तक आपको गिवन ना हो, अगर ये मान लो मैंने गिवन कर दिया तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो किसकी बात करोगे, आपको AMU से। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी भैया, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी, कितनी, 2। पहले क्या, एटॉमिक मास, ओके वेरी गुड। सेकंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। ये ऑक्सीजन है 16 AMU, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये 7 AMU। ये क्लोरीन है, ये 35.5, ये 35.5 AMU। देखो हर जगह क्या 2-2 यूनिट गिवन है, एक यूनिटलेस है और एक AMU गिवन है, 2 मासेज गिवन है ऑक्सीजन। आपको ये आइडेंटिफाई करना कौन सा एटॉमिक मास है, कौन सा रिलेटिव है। चलो आपसे नहीं पूछ रहा, वैसे ही बता दो। देखो कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, तो ये कौन सा होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, वेरी गुड। अगर AMU गिवन है, इसका मतलब कौन सा मास है, ये एटॉमिक मास। कौन सा मास है बच्चा, एटॉमिक मास, वेरी गुड। 7 फिर से यूनिटलेस है, इसका मतलब ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। 7 AMU आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ये एटॉमिक मास। फिर से 35.5 का मतलब यूनिटलेस, यूनिटलेस मतलब वेरी गुड, क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर क्या आ गया 35.5 AMU, शाबाश वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास। देखो आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, पढ़ोगे तो आएगा, समझ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, और एक एटॉमिक मास, 80 कर देते हैं, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझे। जब कभी भी यूनिटलेस हो तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव, और जब AMU के साथ हो तो किसकी बात कर रहा है, 1 एटम की, ठीक है। ये तो चलो निकाल लिया एक एक एटम के हिसाब से। अब सपोज करो हुआ क्या, मान लो मैं H2O ले लेता हूँ, इसका मास NH3 ले लिया, इसका मास CO2 ले लिया। भैया ये तो एटम नहीं है, नहीं है ना, तो एटम नहीं है तो AMU तो कैसे लिखेंगे, क्या लिख देंगे क्या इनके आगे भी AMU। चलो देखते हैं फिर साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि H2O है, ठीक है, हमने लिखा कि 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, इन्हीं 3 से मिलके बना है कि नहीं है। और 1 हाइड्रोजन का मतलब 1 AMU प्लस 1 और हाइड्रोजन का मतलब 1 AMU और प्लस 1 ऑक्सीजन का मतलब बेटा 16 AMU। टोटल कितना हो गया ये हमारे पास, 18 AMU, यस और नो, ठीक है। इसका निकालेंगे तो एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना 14 AMU प्लस 3 हाइड्रोजन 1 AMU, 1 का, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 AMU, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 17 AMU, ठीक है। CO2 का ऐसे ही निकालना आपने। कार्बन कितना है, एक कार्बन का कितना होता है 12 AMU, ओके वेरी गुड। इनटू में क्या करोगे आप, सॉरी प्लस में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 AMU, ये कितना आ जाएगा 44 AMU। अब देखो मैं बार बार AMU लिख रहा हूँ, AMU लिख रहा हूँ, अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत बताओ, आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलके क्या बन गया एक, तो ये भैया क्या है मॉलिक्यूल है। और AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यस और नो। AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो एटम नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल है। अब इनका क्या करें, बोले सर ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ क्या करते हैं, क्या करते हैं, गड़बड़ को जड़ से काट, नहीं भैया, गड़बड़ को क्या कर देते हैं, सोल्व करते हैं भाई, और तो क्या करेंगे, सुधार करेंगे उसमें। आपसे कुछ गलती होगी तो क्या करते हो, सुधार ही तो करोगे, सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल है। उन्होंने क्या किया
कि जो AMU वर्ड है ये एटॉमिक मास को दे दिया गया, एक एटम के मास को। तो मॉलिक्यूल के मास को इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं और इसको लिख देते हैं U। किससे डिनोट कर दिया? U से। किससे डिनोट किया? U से। हाँ जी भैया, किससे डिनोट कर दिया? U से। ये लो जी। और इसको नाम दे दिया यूनिफाइड मास। क्या नाम दिया बेटा? यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज है, यूनिफाइड बोल दो या AMU बोल दो, दोनों एक ही चीज है। क्या है? दोनों एक ही बात है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आपको AMU भी बोल सकता है और क्या बोल सकते हैं? अकेला U भी, यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास का मतलब हम किसके लिए बता रहे हैं बेटा? कोशिश यही रहती है मॉलिक्यूल के लिए, एक एटम के लिए क्या है? AMU, लेकिन AMU भी दे सकते हैं। और उसका देने का रीजन क्या है? ये कितना वाटर है? एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के वाटर का मास कितना? 18 AMU। एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लो इसकी जगह, एटॉमिक मास की जगह। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो समझ आया हमने क्या क्या पढ़ा? बताओ फिर से एक बार। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? यूनिटलेस। वेरी गुड। एटॉमिक मास की यूनिट क्या रखेंगे? AMU। जब एक एटम का फाइंड आउट करते हैं हमेशा AMU। ठीक है, और जब हम किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल की, तो कई बार उसी AMU को हम किससे लिखेंगे? U से। U मतलब यूनिफाइड मास। समझ आ रहा है? यूनिफाइड मास, U से क्या हो गया? यूनिफाइड मास। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, चलो डेफिनेशन देखो इसकी। मॉलिक्यूल का मास बताना है, ठीक है, जो कि अभी एग्जांपल देखे थे जैसे H2NH3 ऐसे। मॉलिक्यूल का मास बताना है। तो मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? बहुत सारे एटम होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, कंपलसरी है ना। तो मैं क्या लिख दूं कि जितने भी एटम्स हैं उनका क्या कर दूं? एटॉमिक मासेस को ऐड कर दूं। तो क्या आ जाएगा? उस मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा बेटा? मास आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं बताओ? कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेज, sum of all the atomic masses of, sorry किधर गया भाई? sum of all the atomic masses of atoms in a molecule। फिर से ऐसे लिख दिया भैया, गड़बड़ हो रही है। रुको। ठीक है, देखो पढ़ो। सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स। ये एटम्स का मतलब एक से ज़्यादा ही होंगे, तो जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जैसे अभी एग्जांपल करवाए थे वो सभी एग्जांपल किसके हैं? मॉलिक्यूलर मासेस के। ठीक है, ये आपको पता चल गया। मैं लिख देता हूँ फिर से H2O। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं हम H2SO4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। अब बताओ इसका हम आइडेंटिफाइड करेंगे, कितना आएगा बताओ? 18 आया था हमारे पास AMU, और इसी को हम क्या 18U से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास। ऐसे ही H2SO4 का फाइंड आउट करेंगे। बताओ, बहुत सिंपल है। कितने मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एटम हैं? 2 हैं, यस और नो। और एक का कितना? 1 AMU। भैया हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, और एक का कितना? 1 AMU। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। प्लस एक सल्फर है कि नहीं है? तो एक सल्फर का कितना मास होगा? 1 है, 32 AMU। वेरी गुड, सही है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और एक ऑक्सीजन का कितना? 16 AMU। टोटल कितना हो गया बताओ जरा? 2, बिल्कुल 1, प्लस 32 प्लस 64, और सभी की यूनिट क्या है? AMU। तो कितना आ जाएगा? 98 AMU। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 98U, यूनिफाइड मास। ठीक है, आगे की देखो। CO का क्या हो जाएगा? एक कार्बन का 12 AMU, एक ऑक्सीजन का 16 AMU। बताओ कितना आ गया? 28 AMU। और इसी को हम क्या लिख देंगे? 28U। ठीक है, तो आप समझे कुछ? देखो बताओ क्या समझे? कि जी बिल्कुल सही समझे। एक तो होता है हमारे पास एटॉमिक मास,
ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद आता है मोलिकुलर मास। ध्यान से देखना, मोलिकुलर मास यानी मोलिक्यूल का मास। हमारे पास क्या आ गए 3, और तीनों के लिए हमने क्या क्या यूनिट की, एटॉमिक मास जब भी फाइंड आउट करोगे यूनिट किस में, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। यस और नो, बिल्कुल सी बात है। सेकंड, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। क्या नहीं होती, कोई यूनिट। और जब भी क्वेश्चन में रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, आपने किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कार्बन 12, ठीक है। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन दे दें, अब देखो रिलेटिव मास एटॉमिक में बच्चे क्या होते हैं, बस इसी चीज़ को याद रख दे। ऑक्सीजन का पूछा 16 होता है, यूनिट कैंसिल, 16 आ गया। नाइट्रोजन का पूछा 14 आ गया, वेरी गुड। सल्फर का पूछा 32 आ गया। क्लोरीन का पूछा 35.5 आ गया। अरे भैया पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। अगर सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन में ये लिख दे कि रिलेटिव मास एटॉमिक बताना है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में बोल दे, क्या किसी के रेस्पेक्ट में बोल दे, तब क्या करोगे। हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में बोल दे तो फिर भी ठीक है 1 AMU। ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में बोल दे, नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में बोल दे, तब क्या करोगे, चेंज हो जाएगी। तब किसका मास रखोगे आप, उसी पर्टिकुलर एटम का जिसके रिलेट में पूछा गया, लेकिन यूनिट फिर भी क्या होगी, यूनिट लेस। फिर बात करते हैं मोलिकुलर मास की। तो मोलिकुलर मास की बताओ क्या यूनिट आएगी, सेम यूनिट रहेगी, AMU रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एटॉमिक मास के लिए थी तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कितना मॉडिफाइड किया भैया, कितना मॉडिफाइड किया भाई, बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, कुछ मॉडिफाइड किया ही नहीं। AM हटा दिया, ये हटा दो, U बन गया, इसी को बोल दिया यूनिफाइड मास। चलो हो गया, ठीक है। देखो फिर से देख लो एक बार, यहाँ लिख देता हूँ मैं एटॉमिक मास, वेरी गुड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास, ठीक। एटॉमिक मास का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर एटम की। किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की। यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की, ओके ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एटम्स की बात करेंगे, मास किस में आए, सॉरी यूनिट किस में आएगी, AMU में। यहाँ पे क्या आएगी यूनिट, किसी की रिलेट में बात करेंगे तो यूनिट लेस। यहाँ पे यूनिट U, फिर से U लिख दिया भैया, क्या आएगा U, या फिर AMU भी लिख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास लिखो, यूनिफाइड मास, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, AMU भी लिखा आ जाता है, चल जाता है बेटा इतना तो, ठीक है। अब हुआ क्या, कई बार क्वेश्चन देखो, हम हमेशा यही दिमाग में चलते हैं भैया रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है। क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है, और इसके अलावा कोई मास होता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं होता भैया, होता है, अगर आप कोशिश करोगे तो होगा, बिल्कुल होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, मोलिकुलर मास किसी के रिलेट में हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, वही आ गया रिलेटिव। लेकिन क्या, देखो इसको आपने अब बार बार वो करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे रिलेटिव मोलिकुलर मास, ठीक है, ओके पूछ रहे हैं, लेकिन किसी का तो देना पड़ेगा। मान लो कोई एटम दे देता हूँ मैं, मान लो क्या दे देते हैं कि CO2 मोलिक्यूल है, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, रिलेटिव मोलिकुलर मास बताना, ना कि एटॉमिक। एटॉमिक में हम क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर एटम का रखते थे। यहाँ पे मोलिकुलर का मतलब पूरे मोलिक्यूल का, ठीक है। किसी और के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ लेते हैं, किसी और के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू NH3, ये मोलिकुलर मास है किसी और मोलिक्यूल, या फिर H2O, इसके रेस्पेक्ट में। अब यूनिट बताओ क्या आएगी, सिर्फ यूनिट बताओ क्या आएगी, यूनिट लेस आएगी भाई। CO2 का हम क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास रखेंगे, यूनिट क्या रखेंगे, U या AMU। किसके रेस्पेक्ट में, NH3, तो नीचे NH3 का मास, उसकी भी यूनिट AMU या U, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, क्या आएगा, ये भी यूनिट लेस। यानी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव की, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा हमेशा। क्या होगा बेटा, यूनिट लेस। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। CO2 का कितना होता है, 44 AMU। NH3 कितना होता है, 14 + 3 17 AMU, या फिर U लिख लो, ठीक है। ये वो नहीं है, डिवाइड का निशान नहीं है, स्लैश, कितना आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 77, यूनिट से यूनिट कैंसिल। अगर उसके रेस्पेक्ट में निकालो H2O की, तो 44 AMU
डिवाइडेड बाई 18 है एम यू, एम यू से एम यू कैंसिल, 14 डिवाइडेड बाई 18, बताओ। एक सेकंड, चेक आने वाली भैया, नहीं आ रही, ठीक है। तो समझ गए, हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है। एटॉमिक मास पता चल गया, किसी के रिलेट में कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर मास तक ही पहुंचे थे। अब हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर मास। देखो ध्यान से देखना, मोलर मास भैया, देखो मोलर मास। अब सर ने क्या बताया था, सर ने सबसे पहले एटम्स बताया था, चलो एटम्स का भी सीख लिया हमने, सर ने बोला तो सीख लेते हैं। फिर सर ने क्या बताया, रिलेटिव, तो हमने रिलेटिव सीख लिया। फिर सर ने क्या बताया बेटा, मॉलिक्यूलर, तो हमने मॉलिक्यूल सीख लिया, वेरी गुड। अब हमें एक और बता रहे मोलर, ये भी सीख लो, ठीक है। देखो नाम से देखो क्या है, मोलर। मोलर का मतलब आप क्या समझते हो, मोलर जब भी लिखा आ जाए आप समझ लो 1 मोल, ठीक है। क्या 1 मोल, यानी कि हम जो भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 मोल की रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, 1 मोल, ठीक है। अब मोल की बात जब भी आती है, मोलर मास की बात जब भी आती है, मोल की जब भी बात, तो आप अपने चीज दिमाग में एक चीज पक्का याद कर लो कि जब कभी भी मोलर मास का डिस्कशन होगा वो हमेशा ग्राम के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा, ग्राम, ठीक है। मोलर मास का मतलब होता है कि 1 मोल, ठीक है, कोई भी चीज है वो 1 मोल है, उसका मास इन ग्राम। तो क्या डेफिनेशन होगी, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, कोई लेना देना, एटम्स है, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस और कंपाउंड इन ग्राम, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास की डेफिनेशन। चलो इससे पहले अच्छा एक चीज और बताओ, ठीक है। 1 मोल का मतलब तो हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, समझ गए आप। अब 1 मोल का मतलब देखो अलग ही टर्म आ गई, 1 मोल, 1 मोल, और इसी को कई बार लिखा था मोल की रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मोल आ गया, अब बताओ क्या करोगे आप, मोल आ गया तो हम बताते हैं, देखो क्या करते हैं। मान लो आपने कभी सुना है दर्जन, अरे दर्जन का नाम सुना है ना, अरे नाम तो क्या भैया, केले वाले खरीदते होगे ना, दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। फिर से अच्छा, वैसे कोटा में किलो के हिसाब में मिलती है हर चीज़, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। बाहर कई जगह दर्जन में मिलेंगे केले। अच्छा आप ये बताओ, एक दर्जन का मतलब, आप हमेशा बनाना ही मत सोचा करो, कुछ और भी है। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको 1 दर्जन, इसका मतलब आप क्या सोच के चलते हो कि कोई भी चीज़ है वो कितने है, 12 टाइम है। मान लो 1 दर्जन बनाना यानी कि 12 बनाना। मैं बोल दूँ 1 दर्जन सेब है, नहीं होते किलो मेनू, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ 1 दर्जन सेब है, क्या करोगे आप, कितने बताओगे, 13 थोड़ी कर दोगे, कितने करोगे, 12। 1 दर्जन सेब का मतलब 12 सेब, ठीक है। कुछ भी मान लेता हूँ मैं, 1 दर्जन चेयर है, 1 दर्जन क्या है, चेयर है, कितनी चेयर है, 12 चेयर है। 1 दर्जन पेन है, कितने पेन है, 12 पेन है, वेरी गुड। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब। इसी तरह 1 मोल के अंदर भी कुछ होता है, वो कुछ भी हो सकते हैं 1 मोल के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेब हो सकते हैं, बनाना हो सकते हैं, चेयर हो सकता है, पेन हो सकते हैं, ठीक है। 1 दर्जन गाड़ी हो सकती है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे ना, डॉक्टर बन जाओगे, तब 1 दर्जन गाड़ी क्या तो 2 दर्जन गाड़ी खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए इसका लिखने का मतलब। तो इसका सीधा सीधा मोटिव ये है कि मोल के अंदर कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो कई मल्टीपल टाइम्स होती, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, मोलर मास की डेफिनेशन बताओ क्या बताई थी, बताओ कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो या एटम हो, विद रेस्पेक्ट या इन ग्राम, ठीक है। तो लिखो मास ऑफ, किधर गया भाई, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, ठीक है, इन ग्राम, बस इतनी डेफिनेशन, ठीक है, इन ग्राम, ग्राम में, ठीक है। तो मतलब सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं पूछ लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, ठीक है, मास ऑफ
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एटम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास आपको पता ही, मास नंबर वही 16। अब एटम का पूछ रहा था, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा होता तो हम क्या लिखते हैं, AMU। वेरी गुड। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछते तो 16 एज इट इज, यूनिट लेस। अब पूछ रहा है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, किस में डील करते हैं, ग्राम में, लिख दो ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या कर दोगे, नाइट्रोजन का 17 ग्राम। अब मोलर मास हमेशा किसका, सब्सटेंस का हो सकता है, कंपाउंड का हो सकता है, एटम का हो सकता है। मान लो मैं मोलर मास किसका पूछ रहा हूँ, H2O का, कितना हो जाएगा बताओ, H2O का 18 होता है। वेरी गुड, किस में, ग्राम में। CO2 का पूछ ले तो किस में हो जाएगा, बताओ जरा, CO2 यानी कि 44, किस में, ग्राम में। H2SO4 का पूछा था अभी याद हो तो, कितना, 98, किस में, ग्राम में। वेरी गुड, बस इतनी सी बात, लोड तो लेना ही नहीं है दिमाग पे, ठीक है। तो समझे, मोलर मास की जब भी हम बात करेंगे किस में डील करेंगे हम, ग्राम में। वेरी गुड, किस में डील करेंगे, ग्राम में। चलो फिर से समराइज करो, सबसे पहले क्या निकाला, एटॉमिक मास, लिख लिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर हमने ले निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हमने मॉलिक्यूल की बात करी, मॉलिक्यूलर मास। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास। तो ठीक है, हम मोलर मास की बात करते हैं। चलो आज सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, एटम्स की रेस्पेक्ट में। वेरी गुड, ये किसकी, एटम्स। मॉलिक्यूलर, सॉरी मॉलिक्यूल, और ये किसके, एटम भी हो सकता है भैया, कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड एक ही बात है, ठीक है अभी के लिए, ठीक है। इसका बाद एटॉमिक मास था, यस। और एटॉमिक मास की हमने यूनिट क्या यूज की, AMU। यहाँ पे यूनिट क्या यूज की, U, और यहाँ पे यूनिट क्या यूज की, अरे सॉरी भैया, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिट कीजिए, कोई यूनिट ही नहीं है सर इसकी, तो इसको तो हम यूनिट लेस बोलेंगे। इसकी क्या यूनिट यूज की, U, यूनिफाइड मास, और इसकी क्या यूनिट यूज की, ग्राम, ठीक है। ओके जी, ओके। अरे भैया पूरा ही साफ हो गया। अब हम आपसे करेंगे क्वेश्चन, और अब आप देखो फटाफट आंसर देते जाना, समझते जाना, ठीक है। पहले हम एटम्स की रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एटम्स। मैं लिख लेता हूँ, कार्बन है, ठीक है भैया जी, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, सल्फर है, ठीक है, सी ए क्या होता है, सी ए क्या पता सर, सी ए तो करते हैं, अरे नहीं नालायको, कैल्शियम होता है। देखो कार्बन हमारे पास, सबसे पहले मैं पूछता हूँ, चलो पूछना क्या, पहले आपसे पहले आपको कुछ देते हैं, उसके बाद बताना आप क्या है। ये कार्बन है भैया जी, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ 12 AMU, फिर मैं लिख देता हूँ 12, और फिर मैं लिख देता हूँ 12 ग्राम। सेम नाइट्रोजन के लिए 14 AMU 14 ग्राम। सेम एज इट इज ऑक्सीजन के लिए 16 AMU 16 ग्राम, ठीक है। चलो छोड़ो यार, एक बार इतना ही लिखो, ठीक है। बताओ, कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या लिखा हो, 12 AMU। 12 AMU का मतलब कौन सा मास है, बताओ जरा, कौन सा मास है भैया, एटॉमिक मास की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, AMU। तो क्या हो जाएगा ये भैया, ये दे रखा है सर जी हमारा एटॉमिक मास दे रखा है, ये तो हमारा क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है भाई साहब ने, ठीक है। एटॉमिक मास दे रखा है तो आप लिख दो एटॉमिक मास गिवन है। नेक्स्ट 12, क्या कोई यूनिट है, सर जी यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है भैया। ये क्या लिख रखा है, 12 ग्राम। 12 ग्राम मतलब बताओ जरा क्या होगा, देखो जरा, अरे सर ये तो यहाँ आ गए हम, वेरी गुड, यहाँ आ गए तो क्या है, मोलर मास। क्या लिखोगे आप इसका, मोलर मास, समझ गए, ठीक है। मोलर का मास का मतलब 1 मोल है। सेम एज इट इज, क्या नाइट्रोजन की फर्स्ट देखो 14 लिखा, 14 की कोई यूनिट है, यूनिट नहीं है सर, क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा बेटा ये,
रिलेटिव एटॉमिक मास। 14 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास। ये तो बिल्कुल आसान हो गया सर, समझ आने लग गया हमें तो, है ना। फिर क्या हो गया 14 ग्राम, 14 ग्राम का मतलब फिर से देखो क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए पहला क्या है 16 AMU, 16 AMU, AMU बोले तो क्या, बोले तो एटॉमिक मास, बिल्कुल सही है ना भाई, एटॉमिक मास। इसके बाद 16 है, 16 क्या है, यूनिट लेस है, यूनिट लेस का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद क्या है 16 ग्राम, ग्राम का मतलब मोलर मास। तो क्या लगा आपको, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, आया समझ, आ रहा, शाबाश, अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ आ रहा है तो इसीलिए तो समझा रहे हैं कि समझ आए, नहीं समझ आए तो दिक्कत होगी ना कि सर आप समझा भी रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करें भैया, तो हम इतना ही कर सकते हैं भैया, फिर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल करवा देंगे आपसे ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे भैया, एक बार में कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड इसलिए नहीं चला रहे भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो फिर से और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अच्छा किया ही नहीं क्या, अभी आपने 3 एग्जाम्पल देखे, ठीक है, और तीनों के लिए आपने क्या लिखा, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल कुछ था ही नहीं तो क्या लिखे, मोलर मास। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिर से, देखो सल्फर, क्लोरीन, अमोनिया ले लेते हैं, और भैया जी हम वाटर ले लेते हैं। देखो वाटर टाइम टाइम पे लेते रहना चाहिए, बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है, जितना पानी पियोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बायो के स्टूडेंट हो, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी, यही बात नहीं बताओगे तो मरीज को यही बोलोगे ना डॉक्टर बनने के बाद कि जितना भैया पानी पियोगे उतना बेनिफिट रहेगा। सल्फर मैं लिख देता हूँ एक बार, 32 AMU, 32 ग्राम। क्लोरीन की बात करें 35.5 AMU लिख लो इसको 35.5 ग्राम। हम बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया यानी कि 17 ग्राम लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 17 लिख देता हूँ, यहाँ पे 17 AMU, AMU छोड़ो यार, हम लिखेंगे इसको U, क्या लिख दिया U। H2O फिर से आ गया हमारे पास, वाटर, वाटर कितना 18 ग्राम या फिर 18 या फिर 18 ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फिर से। पहला एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, सल्फर, बिल्कुल है सल्फर है, इसका मतलब बताते हैं 32 गिवन। क्या कोई यूनिट है, नहीं सर यूनिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा, और यूनिट लेस कौन सी होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन होता है भैया यूनिट लेस, रिलेटिव एटॉमिक मास, वेरी गुड। फिर देखो 32 AMU, AMU लगा दिया तो वही बात सर, AMU बोले तो एटॉमिक मास, शाबाश समझ आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। फिर देखो क्या है 32 ग्राम, 32 ग्राम, ग्राम का मतलब मोलर मास, और क्या होगा, क्या लिखोगे मोलर मास, वेरी गुड। अरे सर अब तो क्वेश्चन बन रहा है, चलो ये बताओ फटाफट बताओ, सबसे पहले क्या लिखा है AMU, AMU बोले तो क्या सर, बोले तो एटॉमिक मास, ठीक है। 35.5 बोले तो क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऊपर देखो फटाफट, देखो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना। 35.5 ग्राम, ग्राम बोले तो सर ग्राम, अरे नहीं बेटा, ग्राम तो मतलब ग्राम ही होता है, वो तो ठीक है, लेकिन पूछ ये रहा है कि इसका क्या होगा, कौन सी यूनिट होगी ये, मोलर मास, ग्राम के रेस्पेक्ट में कौन सा मास होगा ये, मोलर मास। फिर देखो अब की बार 17 ग्राम पहले लिखा हुआ, ग्राम का मतलब मोलर मास, शाबाश बन रहा है सब, शाबाश बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चे। 17 का मतलब यूनिट लेस, यूनिट लेस कौन सा होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा यूनिट लेस होता है। यू लिखा है, अब की बार क्या लिखा है यू, क्यों, क्योंकि भैया एक मॉलिक्यूल है। अब बताओ क्या होगा, यू का मतलब मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम का मतलब, ग्राम की जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मोलर मास,
होगा कि नहीं होगा? सर होगा। 18 यूनिट लेस है, यूनिट लेस है तो मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। वेरी गुड। और 18 AMU है। देखो अब की बार AMU दे दिया, फिर से क्या दे दिया? AMU। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास लिख देते हैं। सॉरी गलती हुई। 18 AMU का मतलब आप क्या लिख देते हो? रिलेटिव नहीं, एटॉमिक मास लिख देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास। अरे भैया हाँ एटॉमिक मास है, लेकिन किसका? वाटर का। किसका मास है? एटॉमिक मास वाटर का। तो आप इसको एटॉमिक मास की जगह क्या लिख दो? आप इसको मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, ठीक है। ये तो सारे ओके, समझा? जब हम AMU की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एटॉमिक मास की। जब कोई यूनिट नहीं होगी तो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलिकुलर मास भी हो सकता है। किसी की रेस्पेक्ट रिलेटिव मोलर मास में निकाल सकते हैं भैया। तो रिलेटिव का मतलब किसी की रिलेट में, बस मोस्टली यही पूछा जाता है, पूछा यही जाता है, ये दोनों नहीं पूछे जाते। सॉरी। मोलिकुलर मास का मतलब U, यूनिफाइड मास, और मोलर मास का मतलब ग्राम। ठीक है, समझ जाओगे ना? पक्का? चलो भाई, हाँ बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं मोलर मास के ऊपर ही। ठीक है, मोलर मास की यूनिट लिख देते हैं, ग्राम होगी। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ मासेज को आइडेंटिफाइड कर रहे थे यूनिट के बेस पे। ठीक है, अभी हमने कुछ लिखा था 1 मोल। अभी हमने आपको कुछ समझाया था, बताओ जरा क्या बताया था? अरे भैया दर्जन समझाए थे ना। तो दर्जन का मतलब क्या होता है बताओ? कि कोई भी 12 चीजें। एक दर्जन का मतलब कोई भी 12 चीजें। ठीक है, मैं किसी को बोल दूं 1 दर्जन फ्लैट लेंगे, पैसा बहुत है अपने पास, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे पैसा बहुत है तो 1 दर्जन फ्लैट ले लेते हैं, है नहीं? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। 1 दर्जन का मतलब आपको हमेशा क्या रखना है? 12। ठीक है, 1 दर्जन सेब सर 12 सेब, 1 दर्जन चेयर सर 12 चेयर, 1 दर्जन वॉच 12 वॉच, 1 दर्जन मोबाइल 12 मोबाइल, 1 दर्जन पेन 12 पेन। चीज़ें क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन दर्जन का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हुआ। दर्जन मतलब 12। तो ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसको ध्यान से समझना। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 चीजें होती हैं, उसी तरह 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल जैसे वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, वो सेब हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, चेयर हो सकती है, घड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं वो 12 चीजें। ठीक है, तो उसी तरह ये भी क्या हो सकती हैं? ये भैया एटम भी हो सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये भैया क्या हो सकते हैं? पार्टिकल लिख ही दिया। ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। भैया एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब सबसे बस यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है 1 मोल की रेस्पेक्ट। जब भी आप 1 मोल की बात करते हो बच्चे इसी चीज को नहीं समझ पाते। फिर से देखो, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, आप ऐसे लिख लिया करो ना। 1 दर्जन की साइड में लिख लो इसको। 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 चीजें, और वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, वो चीजें क्या हो सकती हैं? कुर्सी हो सकती हैं। अरे भैया कहाँ हिंदी मीडियम में घुस गए? ठीक है, 12 चीजें हो सकती हैं, 12 थिंग्स, एनीथिंग। ठीक है, चेयर हो सकती हैं, पेन हो सकता है, ठीक है, मोबाइल हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, अब इससे कोरिलेट रखना, आप याद रखना इस चीज को। 1 दर्जन का मतलब 12 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, वो कुछ भी हो सकते हैं। प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं। समझ आई बात? शाबाश, हाँ आ रहा समझ। कैसे नहीं आ रहे भैया? बताएंगे तो समझ आएगा ना। चलो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, यही कर रहे हैं हम तब से, सुबह से मान ही रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर से मान लेते हैं। क्या ही जा रहा है यार, मान लो कि मेरे पास 5 ग्राम है। ठीक है, ओके, एक चीज़ और, रुको, पहले इससे पहले ये चीज़ें बता देते हैं, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिखते हैं?
इसी को हम नीचे ही लिखना पड़ेगा, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपने लिख लिया हो तो ठीक है। ओके, अब देखो फिर से हम किसके स्टूडेंट हैं, साइंस, और साइंस के स्टूडेंट फिजिकली बहुत आलसी होते हैं। अरे सबके लिए नहीं बोल रहा भैया, हो सकता है आप एक्सरसाइज, लेकिन लिखने में कंजूसी करते हैं। देखो अब बार बार 6.022 इंटू 10⁻23 कौन लिखेगा, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं। जैसे 12 चीजें होती हैं हम उसको क्या लिख देते हैं, दर्जन। कोई भी 12 चीजें होती है फटाक से क्या लिख दिया, दर्जन। जैसे ही इतने सारे पार्टिकल हुए इसको हम क्या लिख देंगे, 1 मोल, या फिर इसी को एक नाम से और बुलाते हैं हम Na, और इसको लिख दें एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एवोगाद्रो नंबर। जब भी आपसे कभी ये पूछा है Na का मतलब होता है एवोगाद्रो, ए से एवोगाद्रो, एन से नंबर, एवोगाद्रो नंबर। जब भी पूछे कि एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एवोगाद्रो नंबर। चलो अब बताओ, 5 ग्राम है, कोई कुछ भी है, A B C X Y Z जो भी मानना आपने मान लो। ठीक है, आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मास दिया गया है 5 ग्राम। आपको बताना है इसका मोलर मास। आपको क्या बताना है, मोलर मास। 5 ग्राम मास ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल ए। देन क्वेश्चन लिख देता हूँ, देन फाइंड आउट, देन फाइंड मोलर मास। ठीक, कितना है, 5 ग्राम मास ऑफ ए पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, एक। ठीक है, तो यहां पे लिखो 1 पार्टिकल मास इक्वल्स टू 5 ग्राम। आपसे क्या पूछा है, फाइंड मोलर मास। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, अभी मैं इसको 2 में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, एक इधर एक इधर। चलो इधर आ जाओ, 5 ग्राम मास ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास कितना गिवन है, 5। ओके, ओके सर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब एक का इतना मास है, तो आपको क्या फाइंड, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होगा बताओ जरा, 1 मोल। और 1 मोल में ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। और ये कितने का मास है, एक पार्टिकल का। एक पार्टिकल का मास इतना, सो 1 मोल पार्टिकल मास इक्वल्स टू, और 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, ये ब्रैकेट में लिख लो, 1 मोल और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, 2 की जगह 2 3 कर लो, ठीक है, मोर एक्यूरेट। पार्टिकल, अब देखो एक पार्टिकल का मास कितना, 5 ग्राम। 1 मोल पार्टिकल यानी कि इतने पार्टिकल्स का मास, और इतने ही पार्टिकल्स को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चा, Na। तो क्या हो जाएगा, Na इंटू 5। समझ आया, यस और नो, अरे बताओ भैया समझ आया कि नहीं आया, Na इंटू 5 हो गया ना। और किस में डिस्कस कर रहे हैं हम, ग्राम में। ठीक है, ओके, देखो फिर से देख लो एक बार इसका, 5 ग्राम, 5 ग्राम मास ऑफ ए पार्टिकल ए पार्टिकल है, उसका मास कितना है, 5 ग्राम है। तो हमसे पूछा है मोलर मास, मोलर मास कितना होगा। अगर इसी की जगह देखो, इसको नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख देता हूँ कि 5 रुपए एक बनाना या एक सेब के हैं, 5 रुपए एक सेब या एक बनाना या एक पेन लिख लो। 5 रुपए का एक पेन आ रहा है, तो 1 दर्जन पेन का कितनी वैल्यू होगी। सोच के देखो कि 5 रुपए का एक पेन है और 1 दर्जन पेन की वैल्यू। अब 1 दर्जन में कितने पेन आते हैं, 12। एक पेन की वैल्यू 5 रुपए, तो 12 की कितनी हो गई, 12 इंटू 5। यस और नो, हमने भी वही किया। एक पार्टिकल का मास कितना है, 5 ग्राम, और पूछा क्या, एक मोल। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो इतने सारे पार्टिकल्स का मास क्या हो जाएगा, Na इंटू 5। भैया एक का मास कितना है, 5, तो इतने का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, 5 को, और इसकी जगह मैंने क्या यूज किया, N। समझ आया कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये ऊपर ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको मिटा देते। ठीक है, इसकी जगह आप लिख लो 5 ग्राम क्या था ना अभी, ये क्यों मिटा दिया,
चलो आप लिखो 5 kg, 5 kg मास ऑफ ए पार्टिकल। बहुत दूर हो गया भैया, ये तो पास कर देते हैं इसको। चलो करो करो आप, तब तक क्वेश्चन करो, मैं इसको साफ करता हूँ। क्या लिखा है देखो, 5 kg मास ऑफ ए पार्टिकल ए, देन फाइंड मोलर मास, देन फाइंड इट्स मोलर मास। चलो फटाफट करो। करो भाई, हो गया, बहुत आसान है, सिंपल सा है। क्या करना है फिर से आपने, बिल्कुल वही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी देखो, देखो क्या लिखा है, 1 पार्टिकल मास विल बी, क्या लिखा आपने, 5 kg। वेरी गुड, एक का मास कितना है, 5 kg। फिर आपने क्या किया कि मोल, 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल यानी कि Na लिख देते हैं, और Na पार्टिकल। बड़ी गंदी राइटिंग हो रखी भाई, समझ जाना बस आप। 1 मोल पार्टिकल और Na पार्टिकल कितना हो जाएगा, Na इंटू 5 kg। सही है। अरे ना लाइको, ध्यान से देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास। और मोलर मास के लिए ऑलवेज यूनिट क्या रहेगी, पता था मेरे को, करोगे गड़बड़, गुड़ गोबर कर देते हो, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया क्वेश्चन, उसी का गुड़ गोबर कर देते हो। यूनिट क्या रहेगी, ग्राम। क्या ये ग्राम में है, अरे नहीं है भैया, तो इसको इसकी में कैलकुलेट करो ग्राम में, तो केजी की जगह आप क्या लिखो पहले, ग्राम। और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लिखोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। अरे यस और नो, देखो तो किस में कन्वर्ट करोगे, 5000। अब इसी को नीचे वाले को, तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसको हमने क्या लिख लिया, ग्राम में लिख लिया, ठीक है, किधर, ठीक, 5000 ग्राम, ठीक है। या फिर लास्ट में कर सकते, जब केजी में निकाल लिया आपने, इसको किस में कैलकुलेट कर सकते थे, ग्राम में, लास्ट में कर देते, ठीक है। ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है। आपको गिवन है मास, आपने डायरेक्ट मास उठाया, डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई किया, सर हो गया क्वेश्चन। अरे नहीं भैया, यूनिट क्या होती है, मोलर मास की, ऑलवेज रिमेंबर। मोलर मास की बात जब भी हम करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाँ ग्राम की। किसकी बात करेंगे, ग्राम की। वेरी गुड, देखो मुझे पता था गलती करोगे भैया, क्या करें, गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। चलो एक बार फिर से समरी करवा देते हैं आपसे। हमने आज किसके बारे में पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ मासेज के बारे में पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ मासेज के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि एक एटम का मास। एटॉमिक मास की बात जब भी करेंगे, किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास, एक एटम का मास यानी कि AMU। क्या यूनिट रहेगी बेटा, AMU। वेरी गुड। इसके बाद हमने किसकी बात करी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। वेरी गुड। थर्ड हम किसकी बात करेंगे, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज जस्ट लाइक AMU या एटॉमिक मास, बस उसकी किस में चेंज हो जाता है, यूनिट में। यू से डिनोट करते हैं यूनिफाइड मास को, और बहुत सारी जगह अभी भी AMU ही लिखा था, तो कोई गलत चीज़ नहीं, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ मैंने क्या बताया, मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, और जब भी एक मोल की बात करेंगे, उसके मास को हम डिनोट करेंगे किस में, ग्राम। किस में बेटा, ग्राम में। ऑलवेज रिमेंबर, किस में, ग्राम में, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। और एक मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं एक मोल में, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। समझ आया इतना, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ मासेज से रिलेटेड चीजें पढ़ी। अब एक बार जब मास पे कमांड हो जाती है ना, फिर हम अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आते हैं। मान लो आपसे पूछ ले CH4, एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं CH4, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर लिखा है फाइंड आउट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है 16 B है, 16 ग्राम, C है 16 U, ठीक है, और D है
बस हो गया, नन लिख देते हैं, ठीक है। CH4 का क्या करना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब कौन सी यूनिट है, AMU। किसके लिए, एटम के लिए। ये क्या है भैया, मॉलिक्यूल है तो या फिर U। एटम के लिए भी आ सकता है ये U, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये समझाने का तरीका, ये एक एटम के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन आ दोनों के ले सकते हैं। जैसे ही आपने देखा CH4 का, आपने क्या करना है, एटॉमिक मास फाइंड। एटॉमिक मास का मतलब सीधा दिमाग में बात जानी चाहिए, AMU या U में यूनिट देखनी। ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है मतलब ये RAM रहा होगा, यानी कि क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये ग्राम दे रखा है, ये मोलर मास रहा होगा, यस और नो, वेरी गुड। ये U है, U या एटॉमिक मास, यानी कि ये एटॉमिक मास रहा होगा। ऑप्शन C विल बी करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। अगली बार हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की। जब मासेज आपका क्लियर हो गया तो हम किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है। थैंक यू।